ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म डीके शिक्षा के ऊपर और मैं आपका एजुकेटर डीके गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या करवा रहा था। तो दोस्तों, मैं आपको सीटेट का पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस, वो मैं आपको करवाते हुए चल रहा था। जिसमें अगर आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो आपको पता होगा कि हम क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक को मैं आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मैं आपको ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड जियोग्राफी इन सभी को करवाते हुए चल रहा था। क्योंकि आपका ईवीएस जो होता है वो क्लास 1 टू 3 के अंतर्गत ईवीएस की बुक नहीं होती, तो लैंग्वेज और मैथ्स के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरी से ईवीएस की बुक होती है, तो 5वीं तक वो पढ़ी हमने, और छठी 7वीं और थोड़ी बहुत 8वीं की हमने क्या पढ़ी है, तो ज्योग्राफी और साइंस पढ़ी है। तो हमने पूरा का पूरा ईवीएस फिनिश कर दिया था और साइंस और जियो वाला पोर्शन हमने शुरू कर रखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आपको वैसे तो इसमें 25 से 30 टॉपिक्स है, लेकिन आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 से 11 पढ़ने की जरूरत है, जहां पर आपके पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा आपके लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। ओके, तो उन्हीं को मैं कवर करवाते हुए जो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं टॉपिक तंतु से वस्त्र तक। एक टॉपिक है आपका तंतु से वस्त्र तक। इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर नाम है तंतु से वस्त्र तक, इसका जो नाम ये है ये नहीं होना चाहिए। इसका जो रियल नाम होना चाहिए वो होना चाहिए रेशों से वस्त्र तक। क्यों? क्योंकि तंतु से वस्त्र तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन आज जो हम पहुंचेंगे वो रेशों से वस्त्र तक पहुंचेंगे। ठीक, चलिए, तो फॉर और डिले ना करते हुए सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आज की डेट डाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक रेशों से वस्त्र तक। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा लास्ट टू लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने अच्छी तरीके से सारी की सारी चीजों के बारे में उसमें बात करी थी। ठीक है, जिसमें हमने रेशो के बारे में कैसे में प्राप्त होते हैं उन चीजों के बारे में, लेकिन जो रेशे होते हैं, रेशे भी तो किसी न किसी चीज से प्राप्त होते होंगे, तो उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, चलिए, तो फिर आज के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता होगा ऊन और रेशम क्या है। ऊन और रेशम के जो रेशे होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्या बोला मैंने दोस्तों? द फाइबर ऑफ वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। क्या बोला मैंने कि ऊन और जो रेशम होते हैं, इनके जो रेशे प्राप्त होते हैं ना, वो जंतु यानी कि एनिमल यानी कि पशुओं से प्राप्त होते हैं। और जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एनिमल फाइबर यानी कि जंतव्य रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एनिमल फाइबर्स यानी कि जंतव्य रेशे कहते हैं। आप सभी बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही होगा। जैसे कि हमें नेचुरल से चीजें मिली तो नेचुरल फाइबर कहलाई, अब हमें यहाँ पर जंतव्य मिल रहे हैं तो जंतव्य रेशे कहलाएंगे। अब कई बच्चे कहेंगे सर जंतव्य यानी कि जानवर है वो भी तो प्रकृति का ही भाग है। हाँ जी दोस्तों, ये भी प्रकृति का ही भाग है, इसलिए इसको नेचुरल फाइबर के एक पार्टीशन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे जंतव्य रेशे यानी कि एनिमल फाइबर कहा जाता है। एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है जो कि आर्टिफिशियली रूप से केमिकली से हमें तैयार करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे ऊन हो गया हो, चाहे रेशम हो गया हो, या प्राकृतिक से किसी भी प्रकार की चीजें हो गई हो, वो अलग अलग स्रोतों से मिलती है। तो बतखों से मिलेगी या फिर जानवरों से मिलेगी। तो जानवरों से मिलने वाले रेशों को हम जंतव्य यानी कि एनिमल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कि रेशम कीड़े से हमें रेशम मिलता है और भेड़ या फिर बकरी वगैरह से हमें ऊन मिलता है, तो ये जंतव्य रेशे के अंतर्गत आ गया। ठीक है, एनिमल फाइबर्स के अंतर्गत आ गया। चलिए, तो इन्हीं में हम बात कर लेते हैं जंतव्य रेशों में ऊन और रेशम के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को हम मिलते हैं। तो जैसे कि अभी दोस्तों मैंने बताया कि ऊन और रेशम जो होते हैं हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जंतव्य रेशे यानी कि एनिमल फाइबर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो ऊन होते हैं या सिल्क वगैरह होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के फार्मर्स उत्पन्न करते हैं, लेकिन जिस चीज से हमें प्राप्त होता है उन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सभी के बारे में एक एक करते हुए पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि वूल यानी कि ऊन। ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो भेड़ से। आप सभी बच्चों को पता होगा भेड़ तो हमारा ऊन प्राप्त करने का एक मेन स्रोत है ही है। ऊन भेड़ से हो गया। बकरियों से, बिल्कुल दोस्तों, बकरियों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। याक, एक तरीके की पहाड़ी भैंस होती है, याक से प्राप्त किया जाता है। और साथ ही साथ में कुछ अन्य जंतुओं से भी हमें ऊन प्राप्त होते हैं, जैसे कि एल्पैका हो गया, लैमा हो गया, ये कुछ और भी जीव हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से क्या होते हैं? ढके हुए होते हैं। क्या होते हैं? बालों से इनके शरीर ढके होते हैं। और जब मौसम गर्मियों का आता है तो वो जो किसान होते हैं उनकी ट्रिमिंग कर देते हैं, यानी कि बाल की छटाई कर देते हैं और उन बालों को अलग अलग प्रोसेस के द्वारा करके ऊन को तैयार किया जाता है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ऊन जो होता है हमें भेड़, बकरी और याक या फिर अलग अलग प्रकार के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनसे हमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये जो ऊन होते हैं, ये भेड़ों की जो रेशेदार त्वचा होती है उनमें से 2 प्रकार के रेशे प्राप्त होते हैं। कैसे कैसे? एक तो मुलायम जो शरीर के ऊपर त्वचा होती है वो, और एक दाढ़ी के नीचे जो खुदरे बाल होते हैं वो, वहां से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो इसलिए लिख लीजिए सभी के सभी बच्चे कि जो भेड़ होती है उनकी जो रोएदार त्वचा होती है उसके पास से हमें 2 प्रकार के रेशे प्रदान होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? एक तो होता है दाढ़ी के रूखे बाल, जो बकरी वगैरह भेड़ वगैरह के देखा होगा आपने, दाढ़ी से लटक आती है। यहाँ पर गांव घर के जो व्यक्ति होंगे, दोस्त होंगे, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा नीचे की तरफ उगसी जाती है। ठीक है, तो एक तो वो हो गया दाढ़ी के नीचे जो रूखे बाल, उससे हमें प्राप्त होता है। और दूसरी होती है त्वचा के निकट जो होती है अविस्त तंतु। एक तो बकरी के नीचे वाले या भेड़ के नीचे वाले दाढ़ी वाले बाल से जो रूखे बाल होते हैं, और एक त्वचा के उनके निकटतम जो कि मुलायम, जो कि बिल्कुल निकट की तरफ छोटे छोटे से बाल होते हैं, एकदम नरम बाल होते हैं, एक वो। तो यहाँ से हमें 2 प्रकार से ऊन प्राप्त होते हैं, एक भेड़ के दाढ़ी वाले बाल से और एक होते हैं उनके त्वचा के निकट वाले मुलायम बाल से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में देखो ये भेड़ है। अब इन भेड़ों की त्वचा के ऊपर देखोगे तो ये मुलायम मुलायम बाल होंगे जो कि इसके निकट जो शरीर के चिपके होंगे, और एक जो दाढ़ी के नीचे बाल होते हैं ना, ये रूखे होते हैं, क्योंकि जहां पर भी ये खाने के लिए नीचे करती है तो बार बार बाल उनके नीचे जमीन पर लगते रहते हैं, खाने पे लगते रहते हैं, अलग अलग चीजों से टच होते रहते हैं। इस वजह से इसमें खुदरापन रूखा बना जाता है। तो ये 2 प्रकार के बाल हमें भेड़ों से प्रदान होते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा अगली बार, तो इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो ऊन प्रदान करने वाले जंतु होते हैं वो कौन कौन से जंतु होते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ऊन जो होता है भेड़ से भी प्रदान होता है, बकरियों से भी होता है, याक से भी होता है। तो अलग अलग जीवों से हमें ये भेड़ ऊन प्रदान होते हैं। मुख्य तो हमारे लिए भेड़ ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ जीव हैं और भी कुछ जंतु हैं जिनसे हमें ऊन प्राप्त होती है। तो किस किस जीवों से हमें ऊन प्राप्त होता है उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ताकि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, एक एक करके पढ़ते हैं। लेकिन सभी के सभी बच्चे कि हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों के अनेक नस्ल पाई जाती है। यद्यपि भेड़ की ऊन ही ऊन की एकमात्र स्रोत नहीं है। क्या बोला मैंने दोस्तों? कि यद्यपि भेड़ की ऊन ही ऊन की एकमात्र स्रोत नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारा जो भारत देश है, भारत देश में अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म की भेड़ें पाली जाती है। लेकिन आप ये बोलोगे कि केवल भेड़ से ही हमें ऊन मिलती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मेन स्रोत, मुख्य स्रोत भेड़ है ऊनों का, लेकिन केवल भेड़ नहीं है, और भी बहुत सारे जो जीव हैं उनसे भी हमें ऊन प्रदान होते हैं। उन्हीं के बारे में आज लोग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि याक। अब याक दिखता कैसे है? तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। एक तरीके का मैंने बोला पहाड़ी इलाके की भैंस होती है। ठीक है, पहाड़ी इलाके की भैंस होती है। ये जो इलाके होते हैं अधिकतर तिब्बत या फिर लद्दाख वाला जो एरिया होता है, या फिर आप हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा लद्दाख वगैरह लेह वगैरह के नीचे भी पड़ता है हिमाचल प्रदेश, अगर आप लोग वहां जाओगे कभी घूमने के लिए तो एज ए टूरिस्ट को इसके ऊपर बिठाकर 5-10 मिनट की राइड दी जाती है। अगर आप लोग गए होंगे तो आपको इस चीज के बारे में पता भी होगा। ठीक है, या फिर बचपन
बचपन में हमने सभी ने पढ़ा है वाई फॉर याक, पढ़ा है ना आप सभी ने, हम सबने पढ़ा है। तो वाई फॉर जो याक पढ़ा है वही होता है तिब्बत और लद्दाख के अंतर्गत। ये जो वहाँ पर हम यहाँ पर जो नीचे हम देखते हैं मुर्रा वगैरह भैंसें जो पाली जाती है वो वहाँ पहाड़ी इलाकों में देखने को नहीं मिलती, सर्वाइव नहीं पाया पाएंगे ठंड में, उनके लिए ये भैंस होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो याक होता है यही इन्हीं के बालों को काटकर एज ए ऊन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कहाँ पर प्रचलित है, तो तिब्बत और लद्दाख वाला जो एरिया है वहाँ पर ये बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगली बार पूछा जाएगा कि याक जो होता है उनके बालों से भी अगर ऊन प्रदान होता है तो निम्नलिखित हमारे भारत देश में कहाँ पर देखने को मिलती है, तो तिब्बत और लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चले तो दक्षिण अमेरिका की, आप सभी बच्चों को पता है साउथ अमेरिका एक अमेरिका दो भागों में बटा हुआ है, साउथ एंड नॉर्थ, आप सभी बच्चों को पता होगा। तो वहां पर देखा जाए तो साउथ अमेरिका वाला जो भाग है उन दक्षिण अमेरिका में देखा जाए तो वहां पर एक प्रकार की किस्म की क्या पाई जाती है, भेड़ पाई जाती है, जिसको लामा और एल्पैका कहा जाता है। इनसे भी हमें ऊन प्रदान होता है। तो ध्यान रखिएगा दिखती कैसी है, तो देख सकते हो ये है लंबी गर्दन वाली, एक की हाइट अच्छी होती है और एक की हाइट थोड़ी सी छोटी होती है, लेकिन आम भेड़ों से इनकी जो गर्दन होती है वो थोड़ी सी ऊंची होती है, जिराफ की तरह लंबी गर्दन होती है। ठीक है, तो ये जो ऊंची सी है इसको कहा जाता है लामा, ये लामा है, और ये नीची सी छोटी सी गहरी सी है इसको कहा जाता है एल्पैका। ये दोनों के दोनों इनके शरीर के ऊपर भी बहुत ज्यादा रुएदार वाले बाल उग जाते हैं और इन्हीं बालों का इस्तेमाल करके जो कि दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका वहां के जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार की किस्म के ऊन बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन किन जीवों से हमें ऊन प्राप्त होता है, नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। तो उनमें से एक विकल्प आपको दे रखा होगा ला। तो दोस्तों ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कश्मीरी बकरी पाई जाती है जिसका नाम होता है पाशमीना, आपने खूब पढ़ा होगा उसके बारे में। तो पाशमीना जो बकरी होती है उसी से ये मशहूर शॉल बनाई जाती है जिसे पाशमीना शॉल कही जाती है, वो पाशमीना ऊन से ही बनती है जो कि विश्व प्रसिद्ध ऊन है, काफी महंगा ऊन, काफी महंगी शॉल मिलती है इसके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है, जैसे कि आपकी एक एंगोरा बकरी होगी, जैसे कि आप देख रहे हो, दिखने में बड़ी कुछ सेल से दिखती है और शरीर पूरा बालों से ढका हुआ रहता है इस तरह से कि इमेज में आप लोग देख रहे हो। इसी बकरी की किस्म का नाम होता है आपका अंगोरा। ठीक है, क्या होता है अंगोरा। तो ध्यान रखिएगा अंगोरा जो ऊन होती है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि कहां पाई जाती है, तो जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। आप सही बच्चों को पता है जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में एक किस्म की जनजाति रहती है जो कि बकरवाल कहलाते हैं, वहां के लोकल्स होते हैं, वो जो होते हैं भेड़ बकरियों को ही पालकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो उन्हीं के पास अंगोरा नाम की किस्म की एक बकरी भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि अंगोरा किस्म की नस्ल की बकरियां कहां पालने को देखने को मिलती है, तो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलती है। इन बकरियों के बालों से भी ऊन यानी कि वूल बनाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला है कश्मीरी बकरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था पाशमीना, उसको कश्मीरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है कि त्वचा के निकट मुलायम बाल जिसे फर कहते हो आप लोग वो होते हैं, इनसे बेहतरीन शॉल बनाई जाती है जिन्हें पाशमीना शॉल कहते हैं। जैसे कि ये देखते हो ये जो बकरी होती है ये बकरियां पाली जाती हैं अलग अलग लेखा बनाकर, जो चांगपास लोग होते हैं चांगथांग के इलाके में रहते हैं वो इन बकरियों को पालते हैं लेह लद्दाख में, क्योंकि उनका जो किस्म का काम होता है वो इसी प्रकार का किस्म का काम होता है। जिन परिवार के पास जितनी भेड़ बकरियां होती है जितने ज्यादा उनके पास नंबर होता है उनका उतना ही परिवार का ऊंचे तबके का ऊंचा स्तर माना जाता है। इनको कश्मीरी बकरी या फिर पाशमीना बकरी भी कहा जाता है। इनके शरीर के ऊपर काफी सर्दियों के अंदर, क्यों, क्योंकि ये जो बकरियां रहती है ना वो 5000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ों पर रहती है। कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर। ये ऊंचे ऊंचे ठंडे ठंडे इलाकों में रहा करते हैं, जितने ज्यादा ठंडे इलाकों में रहते हैं उतनी शरीर के नरम बाल उगते हैं, और जब भी गर्मी आती है तो इनके शरीर से वो बाल झड़ जाते हैं और वो बाल इतने बारीक होते हैं, कहा जाता है कि मनुष्य के एक बाल पर इनके 6 बालों के बराबर होता है। इसलिए इनकी जो शॉल बनाई जाती है वो हैंडमेड बनाई जाती है, क्योंकि इतने पतले और बारीक बाल जो होता है मशीन में आ नहीं पाते, वो कार्य नहीं कर पाते मशीन, जिस वजह से वो हैंडमेड होती है। और इसी वजह से जो शॉल होती है वो काफी मशहूर भी होती है, और साथ ही साथ वो शॉल जो होती है वो 6 स्क्वाटर के बराबर गर्मी देती है। और एक शॉल को बनाने के लिए लगभग पश्मीना शॉल जो होती है वो किस जीव के बालों से बनाई जाती है, भेड़ से, बकरी से, याक से या फिर लामा से, तो बकरियों के बालों से बनाई जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अगला चले तो ऊंट, आप सही बच्चों को पता होगा दोस्तों रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंटों को, क्यों, क्योंकि जब ये रेत पर चलते हैं तो इनके पांव थोड़े से खुल जाते हैं जिस वजह से रेत पर ही रास्ते नहीं है, इसलिए इसको रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है, मतलब रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो ऊंट जो होता है इनके शरीर में भी छोटे छोटे से बाल उग जाते हैं और उन बालों से ही क्या किया जाता है, ऊन बनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऊंट केवल रेगिस्तान का जहाज नहीं कहलाता, उनके शरीर पर जो बाल उगते हैं उससे भी ऊन का निर्माण किया जाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैमल बॉडी हेयर इज आल्सो यूज्ड एज वूल, यानी कि इनके बालों का भी इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए, तो वो किया जाता है आपका ऊन बनाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पर पढ़ा याक के बारे में, लामा के बारे में, अल्पैका के बारे में, एंगोरा बकरी के बारे में, साथ ही साथ में पाशमीना बकरी के बारे में, साथ ही साथ में कश्मीरी बकरी के बारे में, साथ ही साथ में ऊंटों के बारे में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। जिस जिस जगह से हमें ऊन प्रदान होते हैं वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कहाँ से कौन कौन से आपको जानवरों से ऊन देखने को मिलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक सभी बच्चे? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो रेशों से ऊन तक, आप सभी बच्चों को पता चल गया कि हमें इन जो जीव है इन जीवों से हमें क्या मिले, बाल मिले। तो उन बालों से कैसे हम रेशे और फिर कैसे हम उनसे ऊन बनाते हैं उनके बारे में समझते हुए चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है। मैंने क्या बोला कि भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर के ऊपर काफी घने घने बालों की किस्म होती है। क्या होती है? काफी घने घने, एक होते थोड़े थोड़े बाल आना और एक के ऊपर नॉर्मली आना और एक के ऊपर काफी घने घने बाल आना। तो कुछ भेड़ की बकरियां जो होती हैं उनके शरीर पर काफी घने घने बाल की एक परत आती है, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्रदान या फिर प्राप्त की जाती है या फिर होती है। इसलिए ये जो अच्छी किस्म की नस्ल की बकरियां होती हैं या भेड़ होती है जिनमें मोटे मोटे क्या होते हैं, हमें घनी अब रूप में क्या मिलता है, बाल मिलते हैं। तो उन भेड़ों को हम अलग रूप में रख लेते हैं, किस चीज के लिए, तो वर्णात्मक प्रजनन के लिए। आप सही बच्चों को पता होगा कि कुछ हम अपनी किस्म की जो बकरियां होती है उनकी नस्ल अच्छी देखने को मिलती है तो उन नस्ल को हम बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में किसान जब अपनी खेत के अंदर जब फसल उगाता है तो उस फसल में से कुछ बीज को रख भी लेता है अगली बार बोने के लिए। तो केवल वहां पर वो बीज नहीं रखता जो कैसे भी हो, वो केवल उन सतह से बीज लेता है जिस सतह पर अच्छी खासी फसल, घनी फसल, अच्छे बीज वाली गुणवत्ता वाले बीजों को अलग रखता है। तो उसी प्रकार से जिन शरीर के ऊपर घनी बाल मिलते हैं, परत मिलते हैं, उन जो भेड़ होती है उन प्रजातियों को ये अलग से रख लेते हैं ताकि वर्णात्मक प्रजनन यानी कि उनकी पीढ़ी को बनाने के लिए, अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्रदान करने के लिए आगे हम उसका इस्तेमाल कर सकें, जिससे हम एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। इसी को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो अगला से अगर आपके बार कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्णात्मक प्रजनन क्या होता है या फिर सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे कि देखा होगा आप जब भी जैसे गांव घर की बात करी जाए तो जब भी हम लोग गाय या भैंस खरीदने जाते हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर पूछते हो कितना दूध देती है।
पूछते हो ना 10 लीटर 12 लीटर 5 लीटर 2 लीटर, तो अगर एक व्यक्ति 10 लीटर वाला दूध दे रही है गाय भैंस वाली 2 लीटर दे रही है तो आप किसको लोगे? सीधी सी बात है 10 लीटर की दोगे। उसी प्रकार से अगर जो भेड़ ज्यादा दे रही है पाल उसको हम सेलेक्ट करेंगे अगली प्रजाति के अगली चेन को तैयार करने के लिए। ठीक, चलिए आगे चलें। तो रेशो को ऊन में संसाधित करना। अब हमने बात करी कि रेशे में कहां से प्रदान होते हैं और उसके आगे कैसे हम बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रेशो से ऊन कैसे हम संसाधित करते हैं। तो जो हमने भेड़ों के शरीर से बाल काटे उनसे कैसे ऊन बनाया जाता है, तो एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कुछ स्टेप है आपके, कितने स्टेप है तो कुल मिलाकर 6 स्टेप है। इन्हीं 6 स्टेप्स के द्वारा जो हमने भेड़ से ऊन काटी थी और कैसे उनसे हमने ऊन बनाई थी उनके बारे में देखिए। पहला स्टेप होता है भेड़ों को पकड़ना और उनके शरीर के ऊपर से उन बालों को काट देना। जैसे कि ये व्यक्ति देख रहे हो, ये किसान है जिसने भेड़ की अलग अलग किस्म को बाल रखा होगा। जब गर्मियां आती है तो इनके शरीर के ऊपर से एक मशीन आती है, शेविंग मशीन, ट्रिमर मशीन। उस मशीन के द्वारा इनके शरीर से सारे के सारे बाल उतार लिए जाते हैं। ये दोस्तों वैसा ही होता है जैसे कि हम लोग यानी कि जो पुरुष है अपनी शेविंग वगैरह करते हैं। ठीक है, ये वैसे ही होता है जो शेविंग वगैरह करते हैं तो गाल के ऊपर बाल की त्वचा हट जाती है, अच्छा अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से गर्मियों में इन भेड़ों के ऊपर से जो बाल होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। अगर ये बाल ना हटाए जाए ना तो एक समय ऐसा आएगा ये भेड़ जो होते हैं अपने बालों की वजन के कारण ही दब के परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इस वजह से गर्मियों के दिनों में इन बालों को काटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ऊनों की कटाई। क्या कहते हैं? ऊन की कटाई या ऊनों की कटाई। पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में क्या किया जाता है तो इनको जो ये बाल काटे गए हैं इसकी धुलाई करी जाती है। क्या करा जाता है? इसका अभिमर्जन किया जाता है। तो क्या करा जा रहा है? इसको बड़े बड़े टैंकों में डालकर केमिकल के साथ इसकी धुलाई करी जाती है, इसकी सफाई करी जाती है। सफाई करने के बाद हाथों के द्वारा या फिर अलग अलग मशीनों के द्वारा इसकी छटाई करी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में खराब ऊन के ऊपर जो परत जमी रहती है वो एक अलग ऊन का परत करना, नरम रेशों का अलग करना या फिर जो अच्छी गुणवत्ता वाली है उसे अलग करना। तो उसकी क्या करी जाती है? छटाई करी जाती है। छटाई करने के बाद उनका एक तरीके से बार तैयार किया जाता है। ये इस क्वालिटी की है, ये इस क्वालिटी की है, इस क्वालिटी की है। तो उनके बार अलग अलग सेलेक्ट किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? अलग अलग सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग तरीकों के द्वारा, चाहे वो आप मशीन के द्वारा कर लो चाहे वो आप हैंड के द्वारा कर लो, उनकी रंगाई करी जाती है कि भाई भेड़ से तो हमें जो ऊन मिला सफेद रंग का बाल मिले या काले रंग के जैसे भी बाल मिले उनको हमें अलग अलग कलर में डालना है क्योंकि हमें रंग बिरंगी पहननी है, टी शर्ट वगैरह रंग बिरंगे कपड़े वगैरह पहनने। तो उनकी रंगाई करी जाती है। क्या करी जाती है? उनकी रंगाई करी जाती है और आखिरी में उनके रोल बना दिए जाते हैं, बड़े बड़े बंडल बना दिए जाते हैं और उन बंडलों को बाजार में उतारा जाता है। तो ये 6 स्टेप्स होते हैं। इन 6 स्टेप्स के द्वारा भेड़ से कैसे हमने बाल काटा और कैसे हमने उसके बंडल बनाकर रोल बनाकर मार्केट में लाए या फिर कैसे उस आगे जाकर उसका इस्तेमाल करना उसके चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कैसे हम भेड़ के बालों से ऊन तैयार करते हैं, उनके रोल तैयार करते हैं, बंडल तैयार करते हैं, उनका एक नीचे दिए गए चरणों को सही चरण में लगाइए। तो पहला चरण होता है ऊन की कटाई, फिर होता है अभिमर्जन, फिर होता है छटाई, फिर होता है बाल की छटाई, फिर होता है रंगाई और आखिरी में उसके बंडल बनाना और रोल तैयार करना से रोलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर 6 स्टेप्स होते हैं। उम्मीद करता हूं 6 के 6 स्टेप्स आपको इजीली फिगर के द्वारा समझ में आ गया होगा। किसी बच्चों को कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण या फिर ऊष्मा बनाए रखते हैं यानी गर्म रखते हैं। तो कैसे रखते हैं इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली आपका जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ था वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों, सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि जैसे जैसे सर्दियां आती है या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सर्दी वाले इलाके में रहते होंगे जैसे कि ऊपर वाले भारत के ऊपर वाले इलाके में रहते होंगे तो वहां पर सर्दी जो होती है जल्दी आती है या साल भर एक तरीके से ठंडी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वहां पर जो व्यक्ति होते हैं वो लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ऊनी वस्त्र जो है हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और हम गर्म रहते हैं इस वजह से हम सर्दियों से बचे रहते हैं। तो इसलिए हम जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन जो होता है वो ऊष्मारोधी होता है। कैसा होता है? ऊष्मारोधी होता है, अंदर की गर्मी को बनाकर रखता है, इसलिए हम उसे ऊष्मारोधी कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी यानी कि ट्रैप रहती है और वह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपने अपनी दादी मम्मी या किसी न किसी को स्वेटर बुनते हुए जरूर देखा होगा गर्मियों के दिनों में या फिर सर्दियों की शुरुआत में। फिर धीरे धीरे तैयार हो जाता है आपके सर्दी आने तक और फिर आप उसको पहनते हो, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो डिजाइन। तो होता क्या है तो देखा होगा आपने ये जो ऊनी कपड़े होते हैं इन ऊनी कपड़ों के बीच में गैप गैप होता है। देखा होगा ना आपने, जैसे कि आप जो कांटों पर बुनते हो हाथों से उनके ऊपर ज्यादा बड़े दाने दाने से दिखाई देते हैं। तो जो छोटे छोटे से गैप वगैरह होते हैं, छोटे छोटे से जो छेद वगैरह बने रहते हैं, उन्हीं छेदों के बीच में जो वायु होती है ना वो फंसी रहती है। आप सभी बच्चों को पता होगा हमारे शरीर से हीट निकलती है। क्या निकलती है? हमारे शरीर से हीट निकलती है। तो हीट जो निकलती है ना, ये जो कॉटन कपड़े होते हैं ये तो उसे बाहर निकाल देती है। कॉटन कपड़े जो होते हैं उसे बाहर निकाल देती है और ठंडी हवा अंदर जाने देती है। कॉटन कपड़े ऐसे होते हैं। लेकिन ऊनी कपड़े जो होते हैं ये जो गैप गैप होता है ना हमारे शरीर में जो गर्मी होती है उसे बाहर निकलने नहीं देती। उन छेदों के बीच में वो वायु को फंसा कर रखती है। क्या रखती है? ट्रैप करके रखती है, जिस वजह से जो बाहर का परिवेश ठंडा है उस परिवेश में हमारे संपर्क में आने से रोकती है और इस प्रकार से हमारे शरीर के द्वारा ही हमें गर्मी मिल रही होती है उसे रोक कर रखता है ऊनी कपड़े, जिस वजह से हमें गर्मी का एहसास होता है, जिस वजह से हमें गर्म पहन लगता है। ठीक है, तो इस वजह से जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी प्रदान करते हैं। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि सर्दियों के दिनों में जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, गर्म रखते हैं, तो किस तरीके से रखते हैं? तो वो जो ऊनी कपड़े होते हैं उनके बीच में जो छेद बने रहते हैं उनके बीच में वायु फंसी रहती है, ट्रैप रहती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है वो बाहर के ठंडे परिवेश में नहीं जाती है और हमें वो गर्म रखती है, हमें गर्म रहने का अनुभव होता है। तो इस तरीके से जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखती है। ठीक है, तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इस चीज के बारे में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सही बच्चे? चलिए, तो ये आपकी सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें कैसे गर्म रखते हैं उस चीज के बारे में। आगे चलें तो रेशम यानी कि सिल्क। अभी तक हमने जो बात करी दोस्तों भेड़ यानी कि ऊन के बारे में बात कर ली थी, लेकिन हमने कभी भी यहाँ पर रेशम के बारे में बात नहीं करी। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा रेशम के कीड़े से सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो कि आपको पता होगा जो सिल्क वॉर्म होता है ना, रेशम का कीड़ा होता है, वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी स्मेल से पहचान लेता है। मैंने क्या बोला? रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्या कर लेता है? कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ठीक, चलिए कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि रेशम यानी कि सिल्क। सिल्क के रेशे भी चांतव्य रेशे या फिर एनिमल फाइबर कहलाते हैं या फिर होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर्स को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना या फिर रेशम कीट पालन सेरिकल्चर जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो? सेरिकल्चर जिसे आप लोग कहते हो वो कहलाता है। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से रेशम के कीड़ों को पालने वाले फार्मर्स को क्या कहा जाता है या रेशम के कीड़ों की खेती करने वालों को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेरिकल्चर। क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप सही बच्चों को पता होगा जो रेशम का कीट होता है ना, तो रेशम का कीट जब होता है आखिरी स्टेज पर आता है तो अपने आप को एक रेशम के धागों के अंदर अपने आप को लपेट लेता है। क्या कर लेता है? ये शहतूत के पत्तों पर पलते हैं, आप सही बच्चों को पता होगा। तो ये शहतूत के पत्तों को बहुत ज्यादा खाते हैं, पलते हैं उसके ऊपर और धीरे धीरे बड़े होते हैं और अपने आप को एक रेशम के अंदर लपेट लेते हैं और आगे जाकर
इन कीड़ों को अलग कर लिया जाता है, रेशम को अलग कर लिया जाता है, उससे अलग अलग प्रकार के रेशम के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि रेशम की खेती करने वालों को क्या कहा जाता है, तो सेरिकल्चर रेशम की खेती करने वालों को कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, रेशम के कीड़ों को पालने वालों को सेरिकल्चर कहा जाता है। समझ गए सभी बच्चे, यहाँ तक किसी बच्चों का कोई डाउट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये जो सहतूत के पत्ते हैं, इन पत्तों को एक छोटे छोटे कीड़े खाकर जीवित रहते हैं और आखिरी में जाकर जब बड़े हो जाते हैं तो अपने आप को रेशम के बीच में लपेट लेते हैं और उन्हीं फिर आगे जाकर हम रेशम से उससे तैयार करते हैं अलग अलग वस्तु। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं जो रेशम का कीट है, इसका आखिर जीवन चक्र है कैसा, इसकी लाइफ हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, ये जो हमारा रेशम का कीट है, इसका जीवन चक्र कैसा है, इस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मादा रेशम कीट अंडे देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे ये फिगर देखिए, ये है आपका रेशम नर, ये है रेशम का कीड़ा मादा। तो देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। कहोगे कि सर कैसे डिफरेंस है, तो एक तो देखो इनके पर्ख में जितने ज्यादा डिफरेंस है, छोटे बड़े, मादा के बड़े होते हैं, शरीर भी मादा का बड़ा होता है। इस हिसाब से देख सकते हो नर और मादा में कितना डिफरेंस है। अब ये जो है सहतूत के पत्तों के पर ही क्या देते हैं, अंडे देते हैं। अगर पाल रहे हो तो सहतूत के पत्तों पर ही पालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सहतूत के पत्तों पर क्या दिया मादा ने, अंडे दिए। क्या दिए, अंडे दिए। तो मादा रेशम के जो कीड़े होते हैं वो अंडे देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग आगे निकलने पर उस अंडों से लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। तो इन अंडों से क्या निकले, छोटे छोटे से लार्वा निकले। क्या निकले, लार्वा निकले। ठीक है, जो कि कैटरपिलर या फिर इल्ली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला दोस्तों, पहले मादा ने अंडे दिए, अंडों से क्या निकले, छोटे छोटे से आपके लार्वा निकले। उन्हीं लार्वा को आगे जाकर कैटरपिलर या फिर इल्ली या फिर रेशम कीट कहते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रेशम के कीटों को क्या कहा जाता है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा कैटरपिलर या इल्ली, ये दोनों के दोनों रेशम के कीट को ही कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलें। तो ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब ये कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो यह प्यूपा या कोशित कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में यहाँ देखो, ये जो अंडे से लार्वा निकला वो धीरे धीरे क्या बना, कैटरपिलर बना या फिर इल्ली बना। तो क्या मैंने बोला अभी आपका, वो कैटरपिलर या फिर इल्ली बना जिसे रेशम कीट कहा जाता है। और आगे जाकर ये जो है जब अपनी अगली अवस्था में पहुंचता है तो इसे प्यूपा या फिर कोशित इसे कहलाते हैं या फिर कहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द क्या करता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल सा बुन लेता है और ये जो जाल होता है वो अपने साथ में बनाने या फिर बने रहने में सहायता करता है। क्या कहा मैंने आपको इसका, कि ये जो आगे जाकर जैसे बड़ा बनता है, जैसे स्टेज आता है तो अपने इर्द गिर्द में एक जाल सा बुन लेता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये अपने इर्द गिर्द में एक जाल सा बुन रहा है। क्या कर रहा है, अपने इर्द गिर्द एक जाल सा बुन रहा है। क्यों बुन रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो जाल है ना उसे अपने स्थान पर बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, उसे अपने स्थान पर सहायता करता है। और ये जो जाल सा बुनता है वो अंग्रेजी शब्द क्या है, अंग्रेजी शब्द आर्ट, जैसे आप ये देख रहे हो, ये कुछ कुछ आर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को ओपन करोगे तो देखो, ये देखो, ये कुछ कुछ आर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, आर्ट की तरह। जैसे हम लोग जो है आर्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो कुछ कुछ अपने आप को इसी आकार में अंग्रेजी शब्द आर्ट के रूप में अपने आप को सिर को एक सिरे से क्या करता है, सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। किस शब्द के अनुसार, तो अंग्रेजी शब्द आर्ट के अनुसार। आगे बोला है कि सिर की इस गति के समय कैटरपिलर क्या है, पतले तार के रूप में, कैसे, पतले तार के रूप में प्रोटीन से बने एक पदार्थ स्त्रावित करता है जो कठोर होकर क्या है, जो कठोर होकर सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, समझने की बात है। क्या कह रहा है ये जो है एक पतला सा तारनुमा निकालता है, एक पतला सा एक तारनुमा एक चीज निकालता है जो कि किस चीज से बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में, पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जो कैटरपिलर होता है, जो फिर प्यूपा होता है, ये अपने इर्द गिर्द एक जाल सा बुनता है। वो जो जाल बुनता है वो अंग्रेजी शब्द आर्ट के आकार में होता है, जो कि किससे बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों, प्रोटीन से बना होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो आगे जाकर अपने आप के चारों तरफ बुन लेता है, स्रावित कर लेता है और आगे जाकर जो ठोस कठोर बन जाता है और वही जो होता है रेशम का रेशा बनता है। क्या बनता है, रेशम का रेशा बनता है। ओके, और जल्द ही कैटरपिलर ध्यान रखिएगा स्वयं को पूरी तरह से इन रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। क्या कहलाता है, कोकून कहलाता है। और कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में, जैसे ही ये लार्वा अपने आप को ढक लेता है चारों तरफ से उस रेशम के रेशे से और वो ठोस होकर रेशम का रेशा बनता है, आगे जाकर वही क्या कहलाता है, वो कोकून कहलाता है। और बाकी जो आगे जाकर इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है वो इसी कोकून के अंदर भीतर ही हो रहा होता है। लेकिन किसान लोग क्या कर देते हैं, उस कोकून को यानी कि जो रेशम चारों तरफ से ठोस हो गया उसको ले आते हैं और उसको गर्म पानी में उबाल देते हैं, जिस कारण की वजह से उसके अंदर जो कीट होता है वो मर जाता है। कीट को अलग कर देते हैं और रेशम को ये लोग अलग कर लेते हैं, क्योंकि मेन पर्पस क्या है किसानों का, वो रेशम ही लेना था। कीड़ों से किसान को क्या मतलब। ठीक है, तो वही वाली बात है, रेशम ले लेते हैं और उसको उबाल कर, एक प्रोसेस होता है काफी लंबा, उस प्रोसेस के द्वारा अलग अलग उसकी धुलाई सफाई करी जाती है और रेशम तैयार किया जाता है। अलग अलग उनसे चीज बनाई जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। अगली बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस चीज के बारे में, आप लोगों को इस चीज के बारे में आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे समझ गए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक जो भी चीज मैंने आपको बताई, पहली बात आपको याद ध्यान रखना है, जब वो अंडे देती है, अंडे से जब वो निकलते हैं तो उनको लार्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लार्वा कहा जाता है, जो कि उसको कैटरपिलर या फिर इल्ली भी कहते हैं और इसी को ही हम रेशम का कीट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेशम का कीट कहते हैं। अगली अवस्था में जब ये कैटरपिलर अपने आप को वृद्धि करते हैं तो आगे जाकर ये प्यूपा या फिर कोशित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्यूपा या कोशित कहलाते हैं। और ये जो प्यूपा या कोशित है ये अपने इर्द गिर्द एक जाल सा बुनते हैं जो कि अंग्रेजी शब्द आर्ट के आकार में होता है। कैसा होता है, अंग्रेजी शब्द आर्ट के आकार में होता है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। और आगे जाकर जब ये सूख कर सख्त हो जाता है, यही होता है रेशम का रेशा। क्या होता है, यही होता है रेशम का रेशा। और आगे जो कैटरपिलर की जितनी भी आगे जाकर इसने अपने आप को आर्ट के आकार में ढक लिया, इसको प्यूपा, इसको कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको कोकून कहा जाता है। और इस कोकून के अंतर्गत जो उसने ढका अपने आप को, आगे का जो भी विकास होगा इसके अंतर्गत ही उसका होगा। ठीक है, ये पूरी का पूरा एक स्टेज था किसका, आपके रेशम के कीड़े। तो अगली बार रेशम के कीड़े से कुछ भी स्टेप्स पूछा जाएगा यहाँ से, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों अलग अलग जीवों से हमें क्या मिलते हैं, ऊन मिलती है। अलग अलग हमारे जीवों से जो जनतव्य रेशे होते हैं वो मिलते हैं। और कैसे कैसे हमारे गर्मियों में बचाकर रखते हैं, सर्दियों में बचाकर रखते हैं, या फिर कीड़ों को किस तरीके से सेरिकल्चर के द्वारा रेशम का उत्पादन करते हैं, उन चीजों के बारे में उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को सभी प्रकार की चीजों के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोला गया कि उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कि कीड़ों के लार्वा के उदाहरण है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कीड़ों के लार्वा, तो लार्वा जैसे कैटरपिलर हो गया, इल्ली हो गया, ये जो है लार्वा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लार्वा कहलाते हैं। इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा।
था। तो देखो दोस्तों इल्ली पढ़ा है, ब्रेन क्या होता है हमने नहीं पढ़ा, सुंडी मक्खी हमने नहीं पढ़ा, ब्रेन मक्खियां नहीं पढ़ा, सुंडी और इल्ली हमने इल्ली पढ़ा। तो यहाँ से दोस्तों ये पता चला या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्यों? क्योंकि इल्ली लार्वा का उदाहरण है ही है, तो इस हिसाब से दो ऑप्शन आप काट दो, बचे आपके दो ऑप्शन। तो देखो दोस्तों बीटल जो होता है एक तरीके का ये सख्त खोल वाला एक ऐसे ऐसा एक कीट होता है सख्त कवर वाला, इसके सींग से निकले होते हैं, इसे बीटल कहा जाता है। तो ये बीटल जो है ये क्या होता है, लार्वा नहीं होता। लार्वा ही पूछा है ना, हाँ लार्वा ही पूछा, लार्वा नहीं होता। तो इस हिसाब से सूंडी आपने देखा होगा पौधों वगैरह पर सफेद सफेद सी लग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सूंडी कहते हैं। वो क्या होता है, लार्वा ही होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चल आगे चलते हैं। आगे बोला देखो सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। तो ऊन का ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है, मैंने आपको बोला था जो ऊनी कपड़ों के बीच में गैप बनी रहती है वहां पर वायु जो होती है फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर की ठंडी अंदर नहीं जाता और अंदर की गर्मी बाहर नहीं आने देता, इस वजह से वो हमें गर्म रखता है। तो यहाँ पर देखो कहाँ है वो, पहला ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। दोस्तों कस करने होता है, बीच बीच में छिद्र जैसे होते हैं। अगला ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी यानी कि ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मा होती है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जो कि हमने अभी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चे ने लगाया वो सभी के सही बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चल आगे चलते हैं। आगे बोला है रेशम कीट आ कैटरपिलर बा लार्वा है, सही विकल्प को चुनिए। तो रेशम का कीट जो है वो कैटरपिलर है या फिर लार्वा है, इन दोनों में से एक चुनना है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया जब कैटरपिलर यानी कि जो आपका रेशम कीट होता है वो जब शहतूत के पत्तों पर अंडे देता है तो उसके अंदर से लार्वा निकलते हैं जो कि कैटरपिलर या फिर इल्ली कहलाते हैं, जो कि आगे जाकर रेशम के कीट कहलाते हैं। तो भाई कैटरपिलर भी है और लार्वा भी, बिल्कुल दोनों के दोनों है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आ और बा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 दोनों के दोनों जिस बच्चे ने लगाया बोथ ए एंड बी वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती। तो देखो दोस्तों ये चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से पूछा गया कि किसमें से आपका ऊन प्राप्त नहीं होता है। पहला याक से, दूसरा ऊंट से, तीसरा बकरी से या फिर घने बाल वाले कुत्ते से। तो सीधी सीधी सी बात है, ऊंट कुत्ते से हमें प्रदान थोड़ी होती है, वोली डॉग से हमें ऊन थोड़ी प्रदान होती है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। बकरी, कश्मीरी बकरी हो गया, अंगोरा बकरी हो गया, ऊंट हो गया, याक हो गया, इनसे तो ऊन प्राप्त हो ही जाता है हमें। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि हमें किस जानवर की ऊन से पाशमीना शॉल मिलती है। तो अभी मैंने आपको बोला था पाशमीना बकरी या फिर कश्मीरी बकरी, कहाँ है, तो ये रहा कश्मीरी बकरा है, बकरी कुछ भी बोल लो आप। ऑप्शन नंबर 4, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बच्चा बिल्कुल सही आंसर लगाया। कश्मीरी गोट जो कि लगभग लगभग पहाड़ी इलाके में 5-4 मीटर की ऊंचाई पर रहती है और इतने ठंडे इलाके में यहाँ पर बड़े नरम नरम से बाल उग जाते हैं जिस वजह से देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आपका साइंस एंड जियो का नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि हमें वूल या फिर ऊन किस किस जानवरों से मिलते हैं फाइबर्स और कैसे हम उसका प्रोसेस करके आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमने साइंस एंड जियो का टॉपिक नंबर 9 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बाकी दोस्तों इस चैप्टर के अंतर्गत इतना ही। अब जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो टॉपिक नंबर 10 पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक होगा 10 ये होगा हमारा लास्ट टॉपिक। किसका, तो ये होगा दोस्तों एनसीईआरटी फैक्ट्स का। तो कहने का मतलब है एनसीईआरटी फैक्ट जो भी थे आपके फिनिश हो गए, नेक्स्ट क्लास में हम ये खत्म करके फिर हम क्या करेंगे, पेडागोजी करेंगे। आपकी पेडागोजी अब शुरुआत हो जाएगी, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एनसीईआरटी कब खत्म होगी, तो नेक्स्ट क्लास में आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी, एक टॉपिक बचा है उस टॉपिक को कवर करने के बाद फिर हम पेडागोजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।